राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आइए आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की लिखी एक बेहद मार्मिक कहानी। यह एक अनूठी प्रेम कहानी है। इसमें एक विवाहित स्त्री जो गरीबी और अभाव में विधवा जीवन जीने को मजबूर हुई। परिणीता, इसका चैप्टर 2 सुनने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। गिरेंद्र ने अपनी दीदी मनोरमा से कहा, 3 आदमी में भी खेल होता है। उस घर की लड़की जिसका नाम ललिता है उसे बुला लो ना। मनोरमा, वह आएगी? गिरेंद्र उमंग से तुरंत बोल उठा, क्यों नहीं आएगी? उसके घर वालों ने मना कर दिया है या अपने से नहीं? वह अपने आप नहीं आती। उसके मामा मामी के ऐसे भाव नहीं। गिरेंद्र के मुख पर प्रसन्नता की झलक दौड़ गई। अब वह बोला, पर तो तुम्हारे जाने भर की देर है। जरा जाकर कह दोगी, तुरंत आ जाएगी। यह बात उसने कह तो दी, पर अपने मन में संकोच कर रहा था। उसके हृदय की बात ताड़कर मनोरमा ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अभी जाकर बुलाती हूँ। यह कहकर वह ललिता के घर गई और उसे पकड़कर साथ ही ले आई। आज फिर से ताश का अड्डा जमा। आज वास्तव में ताश खूब जमा। ललिता की जीत होती रही। 2 घंटे तक खेल बहुत ही बढ़िया जमा रहा और सभी लोग दत्तचित्त। उसी समय अन्ना दौड़ती हुई आई और ललिता का हाथ पकड़कर घसीटते हुए बोली, दीदी जल्दी चलो, शेखर दादा बुलाते हैं। शेखर का नाम सुनते ही ललिता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने ताश छोड़ दिया और पूछा, क्या दादा आज काम पर नहीं गए? मुझे नहीं मालूम, शायद आज जल्दी आ गए हैं। ललिता ने मनोरमा की ओर कुंठित भाव से देखकर कहा, मौसी मैं जाती हूँ। उसका हाथ पकड़कर मनोरमा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी 2-4 हाथ और खेल लो। परेशान होकर ललिता ने कहा, मौसी अब ना खेल सकूंगी। यदि जरा भी देर हो जाएगी तो वह नाराज हो जाएंगे। इतना कहकर वह दौड़ती चली गई। गिरेंद्र पूछा, यह शेखर दादा कौन है? मनोरमा, इसी सामने वाले बड़े महल में रहते हैं। गर्दन हिलाते हुए गिरेंद्र ने कहा, महल? तो शायद नईम बाबू के कोई रिश्तेदार हैं। मनोरमा ने हंसते हुए कहा, कैसे रिश्तेदार? ललिता के मामा के मकान तक तो वह बूढ़ा हड़प लेने को तैयार है। बड़े आश्चर्य के साथ गिरेंद्र बहन की तरफ देखता रहा। मनोरमा ने सारी कहानी सुनानी प्रारंभ की कि किस तरह से आर्थिक कठिनाइयों के कारण गुरुचरण बाबू के मंझले पुत्र की शादी रुक गई थी। नवीन राय ने काफ़ी ब्याज पर उनका मकान रेहन रख लिया। वह अब तक रुपया अदा नहीं कर पाया है। नवीन राय यह मकान हड़प लेंगे, वह इसी घात में है। सारी कहानी सुना चुकने के बाद मनोरमा ने कहा, उस बुढ़े की हार्दिक इच्छा यह है कि बेचारे गुरुचरण बाबू का मकान सत्यानाश करके उसी स्थल पर शेखर के लिए बहुत ही सुंदर विशाल महल बनवाए। 2 लड़कों के लिए अलग अलग मकान हैं, परंतु तीसरे लड़के के लिए नहीं है। सभी बात सुनकर गिरेंद्र को बहुत दुख हुआ और गुरुचरण बाबू की दशा पर बहुत तरस आया। वह बोला, जी अभी तो गुरुचरण बाबू की और भी लड़कियां हैं ना, उनका कैसे कामकाज होगा? मनोरमा ने उत्तर दिया, उनकी कन्याएं तो है ही, उसके सिवा उनकी भांजी भी तो है। उस अनाथ ललिता का पूरा बोझ बेचारे उसके मामा पर है। लड़कियों की उम्र काफ़ी हो गई है। 1-2 वर्ष में उनका विवाह हो जाना चाहिए। फिर भी साथ ही उन्हें अपने समाज से मदद मिलने की कोई आशा नहीं, बल्कि समाज से निकाल देने वाले अनेक प्रथा के अनुसार न चलने पर तुरंत समाज से अलग कर देते हैं। हमारे ब्रह्म समाज तो इन सब के समाज से लाखों दर्जा अच्छा है। गिरेंद्र चुप ही रहा। मनोरमा फिर कहने लगी, उस दिन ललिता की मामी मेरे पास ललिता के लिए सोच विचार कर रो रही थी। क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी ठिकाना नहीं है। उसके अपने
गृहिणी के शोक में गुरुचरण बाबू का खाना पीना तक नहीं हजम होता। गिरेंद्र भैया, तेरे बहुत से जान पहचान वाले मुंगेर में होंगे, या कोई तेरा मित्र ऐसा नहीं जो ललिता की सुंदरता और गुणों को देखकर उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। वास्तव में ललिता के समान विदुषी लड़की मिलना कठिन है। लाखों लड़कियां में वह एक ही है। गिरेंद्र ने दुखपूर्ण झूठी हंसी हंसकर कहा, ऐसी जान पहचान वाली कहाँ पाऊँ? फिर भी यहाँ इस कार्य में धन देकर उनकी सहायता कर सकता हूँ। गिरेंद्र के पिता ने डॉक्टरी से अथाह धन इकट्ठा किया था। उस संपूर्ण धन का एकमात्र अधिकारी वीरेंद्र है। दिखाओ, मनोरमा बोली। तो क्या रुपए उधार देने का सोच रहा है? हाँ, उधार दूंगा। हाँ, जब दे सकेंगे दे देंगे, और नहीं देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं। आश्चर्य में पड़कर मनोरमा ने कहा, आखिर इस तरह से रुपया देने से तुझे क्या लाभ? यह लोग ना हमारी बिरादरी के हैं और न समाज के। फिर तुम ही बताओ, इस प्रकार रुपए कौन देता है? मनोरमा की ओर देखकर गिरेंद्र ने हंसते हुए कहा, समाज के नहीं हैं तो ना सही, किंतु अपने देश के बंगाली तो हैं। इनके पास कुछ नहीं है, मेरे पास रुपयों के काई जम गए हैं। जीजी, तुम एक बार कहो तो उनसे, यदि रुपया लेना चाहे तो मैं देने को तैयार हूँ। फिर ललिता ना तो उनकी सगी है और ना संबंधी। मैं उसकी शादी का पूरा खर्च दे दूँगा। उस भोली लड़की के काम के लिए मैं पूरा भार सहन कर दूँगा। गिरेंद्र की यह बातें सुनकर मनोरमा को ना आनंद मिला और ना संतोष हुआ। हालांकि मनोरमा के घर से कोई कुछ नहीं कहता था, फिर भी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार पर आए आदमी को रुपए भी बिना प्रयोजन देते देखकर उसे जरा भी चैन न था, बल्कि वह तो उसमें रोड़े अटका देना चाहती थी। चारूबाला चुपचाप यह सब बातें सुन रही थी। गिरेंद्र की यह रुपए की मदद करने की बात को सुनकर उसका हृदय खुशी से नाच उठता है। वह कहने लगी, मामा तुम ऐसा ही करो, मैं जाकर मौसी से कह आती हूँ। मनोरमा ने उसे धमका कर कहा, चुप बैठ चारू, यह बातें बच्चों के बीच के है नहीं है, बड़ों के बीच में ही ऐसी बातें अच्छी लगती है। ललिता की मामी से जो कुछ भी कहना होगा वह मैं जाकर कहूँगी। गिरेंद्र बोला, ऐसा ही करो दीदी, गुरुचरण बाबू तो भले आदमी हैं, ऐसा लगता है। कुछ देर रुककर मनोरमा ने फिर कहा, मैं क्या, सभी लोग यही कहते हैं कि दोनों स्त्री पुरुष भर में ऐसा बड़े सज्जन हैं। गिरेंद्र, इस बात का हमें दुख है। बहुत मुमकिन है कि उन लोगों को घर त्याग कर सड़क पर ही आकर खड़ा होना पड़े। इसके भय से तूने देख ही लिया कि ललिता ने जो ही शेखर का नाम सुना तुरंत दौड़ी चली गई। ललिता ही क्या, बल्कि उसके यहाँ के सभी लोग शेखर के बंधन में हैं। कुछ भी कोशिश क्यों न की जाए, जब एक बार नवीन राय के गले में कोई फंसा तो उसका निकलना कठिन है। मनोरमा की ओर देखते हुए गिरेंद्र ने एक बार फिर कहा, हाँ तुम फिर उनसे जाकर कहोगी ना? मनोरमा, अच्छा अवश्य, यदि तू अपनी सहायता से किसी गरीब को उपकार कर सके तो इससे उत्तम और क्या हो सकता है। दीदी, व्यग्रता की कौन सी बात है, यह तो हम सबका धर्म है। जब किसी मुसीबत में ग्रस्त व्यक्ति की जिस प्रकार बन सके मदद करे। यह कहकर गिरेंद्र कुछ लज्जित सा हो गया और आगे कुछ न कह सका। कमरे से बाहर चला गया, परंतु कुछ समय बाद वह घर लौटकर वहीं बैठ गया। मनोरमा ने कहा, तो फिर आ गया? मुस्कुराते हुए गिरेंद्र ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम जो कुछ भी करुणा युक्त, क्या तुम्हें इसमें सत्यता का बहुत कम अंश है? आश्चर्यचकित हो मनोरमा ने पूछा। क्यों? गिरेंद्र ने कहा, जिस लापरवाही से ललिता को रुपए खर्च करते हुए देखा है उससे गरीबी का कोई लक्षण नहीं जान पड़ता। अपनी दीदी तुम ही देखो ना, अभी उस दिन सब लोग थिएटर देखने गए थे, ललिता गई नहीं थी, फिर भी 10 रुपये उसने भेजे थे। चारूबाला इसकी गवाह है। जिस प्रकार वह खर्च करती है उससे यह अनुभव होता है कि उसका खर्च
उसका खर्च 20-25 रुपए से कम में ना चलता होगा। मनोरमा ने इस बात पर यकीन नहीं किया और चारूबाला की ओर देखा। चारूबाला ने कहा, सच है माँ, शेखर बाबू ललिता को रुपए देते हैं, यह नई बात नहीं है। बाल्यावस्था से ही वह शेखर बाबू की अलमारी से रुपए ले आती है। शेखर बाबू कुछ नहीं कहते। मनोरमा ने कहा, यह बात तो शेखर को ज्ञात है। हाँ, उन्हें सब पता है। उनके सामने ही ताला खोलकर लाती है। पिछले महीने अन्ना का लिखे गुड्डे के विवाह के समय जो धूमधाम हुई थी और इतने अधिक रुपए खर्च थे, वह सब किसने दिए थे? सारा खर्च ललिता ने दिया था। लंबी सांस छोड़ते हुए मनोरमा ने कहा, भैया, इन सब के बाद मैं कुछ नहीं जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूँ, नवीन राय की भांति उसके लड़के नीच नहीं हैं। सभी लड़के अपनी माँ के स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें दया ममता भरी हुई है। इसके अतिरिक्त ललिता बड़े नेक लड़की है, इसीलिए सभी उससे स्नेह करते हैं। शेखर का भी उस पर बहुत गहरा अनुराग है। अच्छा चारू, यह तो बता, क्या शेखर बाबू की शादी इसी माह में होने वाली है? सुना है इस रिश्ते से बुढ़े को अच्छी रकम हाथ लगेगी। चारूबाला ने कहा, हाँ माँ, इसी माह हमें शेखर भैया का ब्याह का यह बात तय है। गुरुचरण बाबू बहुत ही मिलनसार तबीयत के हैं। किसी भी छोटे बड़े व्यक्ति से निःसंकोच बातें कर सकते थे। अपनी मिलनसार आदत के कारण ही नरेंद्र के साथ 2-3 बातें होने पर भी उससे गहरी मित्रता हो गई थी। वह बड़े ही दृढ़ विश्वास स्थित सरल स्वभाव के कारण चतुराई को कम ही महत्व देते थे। वाद विवाद में तर्क वितर्क होने पर यदि हार भी जाते थे तो भी किसी प्रकार के रोष रेखा उनके चेहरे पर परिलक्षित नहीं होती थी। गिरेंद्र के साथ अब उनकी बहुत सी विषयों पर बातें होती थी। गुरुचरण बाबू अक्सर गिरेंद्र को संध्या समय अपने यहाँ चाय के लिए आमंत्रित करते थे। दफ्तर से आकर हाथ मुँह धोते धोते रात हो जाती और वह ललिता से कहते, बेटी, क्या चाय तैयार है? फिर तुरंत अन्नकाली को पुकारते और कहते कि जा अपने गिरेंद्र मामा को बुला। गिरेंद्र के आने पर वह रौनक और ताजगी भरा माहौल हो जाता था और लंबी बहस छिड़ जाती थी। ललिता कभी कभी चुपचाप मामा के बगल में बैठकर उनकी बातें सुनती रहती। जब वह आकर बैठ जाती तो गिरेंद्र के तर्क बहुत ही विद्वतापूर्ण होते थे। हृदय में आनंद की लहरों के साथ वह व्यक्ति को युक्तियों को जुटाता चला जाता। मुख्य रूप से उनके वाद विवाद का विषय आजकल की समाज व्यवस्था ही होता था। आधुनिक समाज के ही हीनता, जर्जरता, असमानता और अत्याचारों पर भरे मार्मिक ढंग से विचार विमर्श होता था और ऐसे दुराचारी समाज से घृणा व्यक्त की जाती थी। इन आरोपों में वास्तविकता थी, अतः और कुछ प्रमाण देने की आवश्यकता ही क्या थी। यह सब बातें समाज द्वारा सताए हुए गुरुचरण बाबू के जीवन में पूरी तरह मेल खाती थी, अतः गुरुचरण वह पूर्ण रूप से समर्थन करते थे और कहते थे, गिरेंद्र, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो, इसमें असत्य है ही क्या? कौन भला आदमी यह नहीं चाहता कि अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण अच्छे व्यक्ति से उचित समय पर करे? फिर भी क्या ऐसा सबके लिए मुमकिन है? इसके सिवा समाज यह कहने से नहीं चूकता कि तुम्हारी लड़की सयानी हुई है, ब्याह करो, मगर इतना कहने से ही तो लड़की का ब्याह नहीं हो जाता। इस कार्य में मदद करने की कौन कहे? तरह तरह के कटाक्ष सुनने को मिलते हैं। गिरेंद्र, अधिक क्या कहूँ, तुम मेरे हो और देखो, लड़कियों के विवाह के कारण ही मेरा मकान तक बेचा जा रहा है। विवाह के लिए ली हुई रकम पर ब्याज तक न दे सकने में असमर्थ हूँ। इस मकान को कर्ज से मुक्त करा पाना दुष्कर जान पड़ता है। 2 दिन पश्चात ही शायद मुझे दर दर का भिखारी हो जाना पड़े। मैं ठीक कहता हूँ या नहीं गिरेंद्र? ऐसे समय में मुझे कोई भी सहारा न दे, बल्कि सारा समाज मेरा बहिष्कार ही करेगा।
इस प्रकार का वाद विवाद चल पड़ने पर गिरेंद्र चुपचाप ही सुना करता। गुरुचरण बाबू अपने राव में कहे जाते, भैया जो भी तुमने कहा बिल्कुल सही है। ऐसे समाज को त्याग कर जंगल में रहना कहीं बेहतर है। इन पात्रों के ढोंगियों से बिल्कुल दूर रहने में ही भलाई है। कुछ भी कठिनाई क्यों न हो, फिर भी मन को शांति और सुकून तो मिलेगा। गला दबोचने और मनुष्यता को भंग करने वाले समाज में हम जैसों का रहना ठीक नहीं। यह समाज धनवानों का ही है, मुझ जैसे गरीबों का नहीं। अच्छा है यदि लोग आनंद से रहें। ऐसे समाज को हमारे जैसों की आवश्यकता ही नहीं है। कहते कहते वह एकदम मौन धारण कर लेते हैं। ललिता प्रतिदिन इन उदारपूर्ण युक्तियों को ध्यानपूर्वक सुना करती थी, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि रात को नींद आने के पूर्व इन्हीं तर्कों पर मन ही मन विचार किया करती थी। गिरेंद्र के सभी युक्तियाँ उसके हृदय में गहरे बैठ जाती थी। मन ही मन वह सोचने लग जाती कि गिरेंद्र बाबू का कहना बिल्कुल सत्य है। ललिता का अपने मामा से अटूट प्रेम था। उसके मामा के प्रति वीरेंद्र जो कुछ भी कहता उसे वह नितांत सत्य समझती थी। वह यह भी समझती थी उसके मामा की परेशानी और चिंताएं उसी के कारण बढ़ी हुई है। अन्न जल भी उन्हें अरुचिकर लगने लगता है। आज उसके कारण मामा को यह सब कष्ट झेलना पड़ रहा है। उसके कारण है। क्या समाज उन्हें जाति से बाहर कर देना चाहता है? इस सब का कारण एकमात्र यही ना कि वह मेरी शादी करने में असमर्थ हैं। विचार कर ललिता ने सोचा, यदि आज किसी प्रकार मेरी शादी हो जाए और अभाग्यवश मैं यदि कल विधवा होकर फिर मामा के पास आ जाऊं, तो क्या फिर भी उसके मामा को जाति से अलग कर दिया जाएगा? इन तर्कों में उसे कोई भी सार दिखाई न देता। गिरेंद्र जो कुछ भी ललिता के मामा के प्रति श्रद्धा और सहानुभूति दिखा था, वह जो कुछ भी कर सकता था उसमें सबके प्रति श्रद्धा दिखाने और अपनी असहमति जताने से वह बाज न आती। ऐसा उसके सामने दूसरा मार्ग न था। गिरेंद्र के प्रति उसकी श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे उसने भी संध्या की बेला का इंतजार करना शुरू कर दिया। उसकी उत्कंठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही थी। गिरेंद्र शुरू में ललिता को आप से संबोधित करता था, परंतु एक दिन गुरुचरण बाबू ने मना कर दिया। कहा, ललिता तुमसे उम्र में छोटी है, इसलिए आप ना कहकर तुम कहा करो। तभी से वह ललिता को तुमसे संबोधित करने लगा था। गिरेंद्र ने ललिता से पूछा, क्या तुम चाय नहीं पीती? ललिता ने प्रत्युत्तर में कुछ न कहा और सिर नीचा कर लिया। गुरुचरण बाबू ने उसकी ओर से उत्तर दिया, शेखर ने उसको चाय पीने से मना कर दिया है। उसका मानना है कि स्त्रियों को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। गिरेंद्र को यह बात अच्छी न लगी थी। इस बात को ललिता ने उसके चेहरे के भावों से ताड़ लिया था। आज शनिवार है। आज के दिन काफ़ी देर तक यह मज़ेदार बैठक चलती रही। चाय पीना हो चुका था, वार्तालाप जारी था। गुरुचरण बाबू आज कुछ अनमने से थे। ऐसा लगता था कि आज की बातचीत उन्हें अच्छी नहीं लग रही। बीच बीच में परेशानी का अनुभव कर वह चुप्पी साध जाते थे। गिरेंद्र यह देखकर पूछा, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कोई शारीरिक कष्ट है? चेहरे पर उदासी की छाया है। क्या दफ्तर में कोई ऊंच नीच हो गई है? हुक्के की निगालें मुंह से निकालते हुए गुरुचरण बाबू बोले, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, स्वास्थ्य भी गड़बड़ नहीं है। यह कहते हुए गुरुचरण बाबू ने मुंह ऊंचा करके गिरेंद्र की ओर दृष्टि डाली। सरल स्वभाव वाले गुरुचरण बाबू की आंतरिक चिंताएं तथा हृदय के ज्वलित उद्गार उनके मुख पर दृष्टिगोचर हो रहे थे, लेकिन इसका उन्हें स्वयं भान न था। ललिता पहले पहल तो उन लोगों के वार्तालाप को केवल सुनती थी, परंतु अब वह तर्क वितर्क में भाग लेने लगी है। मामा की परेशानी को वह भी पूर्ण रूप से समझती है। उसने पूछा, हाँ मामा, मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि आपको कोई बात अंदर ही अंदर साल रही है। उसकी यह बात सुनकर गुरुचरण बाबू को थोड़ी सी हंसी आ गई और सरल भाव से स्वीकृति में गर्दन हिलाते हुए बोले, बेटी सत्य है, आज मेरी दशा कुछ ठीक नहीं है। यह बात सुनकर गिरेंद्र एवं ललिता दोनों ही टकटकी बांधकर उनके कष्ट का कारण जान लेने के लिए उनके चेहरे की तरफ निहारने लगे। वह बोले, नवीन दादा मेरे विषय में सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने तमाम लोगों के सामने सड़क पर खड़े होकर बहुत सी बातें मुझे सुना डाली। खैर, इसमें उनका दोष नहीं है। 6-7 माह बीत गए पर उन्हें उनकी तो दूर रही, एक पैसा सूद का भी नहीं दे पाया हूँ। ललिता को सब कुछ तुरंत समझ में आ गया। इस बात को खत्म करने के लिए वह व्यग्र हो गई। उसे भय सताने लगा, कहीं उसके भोले मामा घरेलू बातों को दूसरे के सामने बिना सोचे समझे ही न बताने लगे, क्योंकि उन्हें दुख में यह विस्मरण नहीं रहता है कि किसके सामने कौन सी बात कहनी चाहिए, किसके सामने नहीं। गिरेंद्र के सामने घरेलू बातों का होना वह उचित न समझती थी। अतः उसने कहा, मामा इन सब बातों की चिंता में इतने अधीर मत हो, यह सब बातें तो बाद में भी की जा सकती है। मगर ललिता के इशारे को गुरुचरण बाबू नहीं समझ सके। वह बड़े ही विषाद युक्त भाव से कहने लगे, बाद में क्या होगा बेटी? हाँ गिरेंद्र, तुम देखते हो कि मेरी बेटी इन सब चिंताओं में मुझे ग्रस्त नहीं देखना चाहती, परंतु मेरी लड़की तेरे मामा इन सभी कष्टों को तो बाहरी लोग नहीं समझते। गिरेंद्र पूछा, नवीन बाबू ने आपसे क्या कहा? ललिता को इस बात का पता नहीं था कि गिरेंद्र उनके घरेलू परिस्थितियों से परिचित है। इसी कारण गिरेंद्र का यह प्रश्न सुनकर उसने लज्जा का अनुभव किया और इस असंगत प्रश्न को सुनकर उसे मन ही मन उस पर गुस्सा भी आने लगा। प्रत्युत्तर में गुरुचरण बाबू ने सभी बातें खोल करके कह डाली। काफ़ी दिनों से नवीन राय की पत्नी अजीर्ण रोग से ग्रस्त है। इलाज में कोई कमी न थी। रोग तो था ही, पर वह इधर भयंकर रूप धारण कर चला था। पुराना रोग हो जाने के कारण डॉक्टरों ने राय दी कि उन्हें हवा पानी बदलने के लिए कहीं बाहर स्वस्थ जलवायु वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। इसी काम के लिए नवीन राय को पैसों की सख्त आवश्यकता थी। अतः बड़े जोरों से उन्होंने सब पर रुपया अदा कर देने का तकाजा किया। गुरुचरण बाबू के साथ ही समस्या यह है कि आखिर वह इतनी जल्दी रुपयों का प्रबंध कहाँ से करे। गुरुचरण बाबू से समुचे वृत्तांत को सुनकर गिरेंद्र थोड़े समय तक चुप रहा और फिर बहुत ही नम्र भाव से उसने मीठे स्वर में कहा, इधर कई दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन संकोचवश कहने में हिचकिचा रहा था। आज यदि आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ? गुरुचरण बाबू ने हंसते हुए कहा, भला यह क्या बात हुई? गिरेंद्र ने किसी को भी मुझसे बात करने में संकोच नहीं होता। भला तुझको आ गया, क्यों तुम बेरोक टोक अपनी बात कहो। गिरेंद्र कहा, जी मुझे एक दिन मालूम हुआ कि नवीन बाबू बहुत अधिक सूद पर रुपए उधार देते हैं। अपनी बेटी के विवाह के लिए उनसे रुपए उधार लेकर आप भी गहरी परेशानी में पड़ गए हैं। मैंने यह सोचा आपकी इस परेशानी में कुछ मदद करूं। मेरी धनराशि बैंकों में व्यर्थ पड़ी हुई है, वह किसी काम में ना आती है। साथ ही इस समय नवीन बाबू को आपके पैसों की आवश्यकता भी है। इस तरह आपको भी उनके कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। गिरेंद्र की बात समाप्त होने पर गुरुचरण बाबू और ललिता दोनों ही उसकी ओर एकटक देखने लगे। संकोच भाव से गिरेंद्र ने फिर कहना शुरू किया, इस समय इन रुपयों की मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि मेरे रुपए आपके हित में लग जाए तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इस धन को बाद में आप अपनी सुविधा अनुसार लौटा दीजिएगा। मुझे किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं है। फिर नवीन बाबू को भी आवश्यकता पर अपने रुपए वापस मिल जाएंगे। गुरुचरण बाबू ने कहा, तुम सारा रुपया एक मुश्त दोगे? गिरेंद्र बोला, हाँ, उनके पैसे का तो इंतजाम हो ही जाएगा। इस बात के उत्तर में गुरुचरण बाबू कुछ कहने ही जा रहे थे कि अन्ना काली तेजी से दौड़ती हुई आई और बोली,
तुरंत ही कपड़े पहनकर सज समझकर और तैयार होने को बोला है। दीदी, आज सब लोग थिएटर देखने जा रहे हैं। यह कहकर वह जिस तेजी से आई थी, यह बात कहकर उसी प्रकार उल्टे पांव दौड़ गई। उस लड़की के उत्साह को देखकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए, परंतु ललिता अपने स्थान पर ही बैठी रही। क्षण भर बाद ही अनारकली ने फिर आकर कहा, तुम अभी तक यहीं बैठी हो जी? उठो उठो, तुरंत तैयार हो, सब लोग तुम्हारी ही राह देख रहे हैं। अब भी ललिता पूर्ववत बैठी रही। अनारकली के प्रसन्नता को देखकर गुरुचरण बाबू को हंसी आ गई और ललिता के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जाओ बेटी जाओ, अब तनिक भी देर ना करो। वह सब लोग शायद तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं। मजबूरीवश उसे उठना ही पड़ा, परंतु जाते समय उसकी कृतज्ञ दृष्टि गिरेंद्र पर पड़ना नहीं भूली। इस कृतज्ञता भरी दृष्टि को गिरेंद्र भी मन ही मन समझ लिया था। थोड़ी देर में ही खूब सज धज कर पान देने के बहाने फिर एक बार बैठक में आई। गिरेंद्र बाबू तब तक वहाँ से चला गया था। केवल गुरुचरण बाबू तकिए का सहारा लिए बैठे थे। उनकी आंखों के कोनों पर आंसुओं की रेखा तैर रही थी। ललिता तुरंत समझ गई यह खुशी के आंसू है। यह जानकर उसने उनका ध्यान भंग करना उचित न समझा और चुपचाप उल्टे पैर लौट गई। कमरे से बाहर आकर ललिता सीधे शेखर के घर पहुंची। अपने मामा की दशा को सोचकर उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। अनारकली उस समय वहाँ न थी। वह पहले ही तैयार होकर गाड़ी में बैठ गई थी। कमरे के ठीक सामने शेखर शायद खड़े खड़े ललिता की ही बाट जोह रहा था। सिर उठाकर देखने पर उसे भी ललिता की आंखों में नमी दिखाई दी। उसने इधर कई दिनों से ललिता को देखा न था, इसलिए शेखर का हृदय भी द्रवित हुआ आया। उसने ललिता से पूछा, यह क्या ललिता, तुम रो रही हो? ऐसी क्या बात है? ललिता ने कुछ न कहते हुए सिर हिलाकर अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। कई दिनों से ललिता को न देखने के कारण तरह तरह की भावनाओं का ज्वार उसके हृदय में उठ रहा था। वह बड़े ही स्नेह के साथ ललिता का मुंह ऊपर उठाकर बोला, अरे तुम तो सचमुच ही रो रही हो, बताओ तो आखिर क्या हुआ? ललिता शेखर की सहानुभूति तथा प्रेम भाव को देखकर अपने को संभाल न पाई। जहाँ खड़ी थी शेखर की ओर पीट करके वहीं पर बैठ गई और मुंह ढाँप कर जोर जोर से रोने लगी। शेखर सहानुभूति का प्रदर्शन करते हुए उसे धीरज बंधाया। नवीन राय ने मूल तथा शुद्ध जोड़कर अपने पूरे के पूरे रुपए गुरुचरण बाबू से ले लिए। अब कुछ भी शेष नहीं रह गया। मकान के कागज वापस करते समय उन्होंने गुरुचरण बाबू से पूछा, कहो गुरुचरण बाबू, इतने धन का इंतजाम तुमने कैसे कर लिया? गुरुचरण बाबू ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, भैया आप ना पूछिए, जिसने भी रुपए दिए हैं उसने किसी न किसी को न बताने का आग्रह किया है। नवीन राय इतने आराम से अपने रुपए पाकर तनिक भी खुश नहीं हुए। गुरुचरण बाबू से रुपए लेने की न तो उनकी इच्छा थी और न ही वह उनसे ऐसी उम्मीद ही करते थे। उनके हृदय में तो दूसरी ही धारणा थी कि वह गुरुचरण बाबू का मकान गिराकर उस पर अपना दूसरा महल खड़ा करेंगे। वह इच्छा उसकी पूरी न हो सकी। इसी कारण वह आवेश में आकर व्यंग्यपूर्वक कहने लगे, उन्होंने ही की होगी भैया गुरुचरण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, सारा दोष मेरा है जो मैंने तुमसे रुपयों का तकाजा कर डाला। यह कलयुग की उल्टी माया है। गुरुचरण बाबू ने दुखपूर्ण शब्द में कहा, भैया आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने तो केवल आपका कर्ज अदा किया है। आपकी दया का बोझ तो मेरे ऊपर यहाँ पर सदैव रहेगा। मैं उससे उऋण नहीं हो पाऊँगा। नवीन बाबू यह सुनकर मुस्कुराए। वह बड़े ही घर ठहरे हुए घाघ आदमी थे। वह ऐसे घर न होते तो मात्र गुड़ के ही व्यापार से इतनी बड़ी धनराशि इकट्ठा न कर पाते। वह बोले, भैया तुम कुछ भी क्यों न हो, परंतु ऐसे विचार होने पर वास्तव में पूरा रुपया इस प्रकार नाटक करते। मैंने तो केवल रुपए मांगे थे, वह भी तुम्हारी मामी की बीमारी के लिए। अच्छा खैर, यह तो बताओ कि कितने प्रतिशत शुद्ध पर मकान रेहन रखा है? ना तो घर ही रेहन रखा है, न बाद में ही कुछ तय हुआ है। गुरुचरण बाबू भोले थे। नवीन राय को गुरुचरण बाबू की बात पर तनिक भी विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा,
फिर इतना रुपया बिना पढ़ा लिखी के कैसे किसने दिया है? दादा, ऐसा ही वह बहुत ही सज्जन लड़का है। ऐसा जान पड़ता है कि साक्षात दया की मूर्ति है। नवीन बाबू चेक पढ़े तो उन्होंने कहा, लड़का? कौन सा लड़का गुरुचरण? उसको चुप देखकर नवीन राय समझ गए वह कुछ भी बताना ठीक नहीं समझते। इस कारण मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, नहीं बताना चाहते तो न बताओ, जाने दो। फिर भी सुनो, मैंने भी दुनिया देखी है। कोई भी बिना मतलब किसी को रुपए निकाल कर नहीं देता। कहीं ऐसा न हो आगे चलकर किसी परेशानी के शिकार हो जाओ। इसीलिए तो मैं तुमको अभी से सावधान करना अपना फर्ज समझता हूँ। गुरुचरण बाबू कुछ उत्तर न देकर मकान के कागजात हाथ में लेकर चल दिए। उस समय नवीन नम्रतापूर्वक प्रणाम करना उनको भूल गए थे। अपने स्वास्थ्य सुधार हेतु भुवनेश्वरी देवी प्रायः पश्चिमी प्रांत के किसी शहर को चली जाया करती थी। जलवायु बदल जाने से उनका जीर्ण रोग बहुत हद तक दब जाता था। उसी रोग के बहाने नवीन राय की गुरुचरण बाबू से लेकर आज तक विवाद कर बैठे थे। अब भुवनेश्वरी को ही पश्चिमी शहर जाने के लिए तैयारी करने लगी। अनारकली शेखर के कमरे में पहुंची और बोली, शेखर भैया, क्या आप लोग कल ही बाहर जा रहे हैं? इस समय शेखर अपना सामान संभाल कर रखने में व्यस्त था। उसने ऊपर देखकर अनारकली से कहा, मेरी प्यारी बहन, जाकर दीदी को तो बुला, उसे भी जाने के लिए जो कुछ ठीक करना हो कर दे। अभी तो मुझे सैकड़ों काम करने हैं, समय भी अधिक नहीं है। शेखर का ख्याल था कि हर साल की तरह ललिता अभी आ जाएगी। गर्दन हिलाकर अनारकली ने कहा, इस बार दीदी आप लोगों के साथ नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएगी? वह आपको तो कुछ पता भी नहीं, वह भला कैसे जा सकती है? इसी माघ फागुन में उनकी शादी करने के लिए पिताजी उनके लिए वर की तलाश कर रहे हैं। इतना सुनते ही शेखर का मन दुखी हो गया। उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। भौचक्का सा नीचे की ओर मुँह किए जमीन की तरफ देखने लगा। अन्नाकाली ने सुना। घर में सारा विवरण उसने शेखर को कह सुनाया। उसने कहा कि शादी में जो भी होगा वह गिरेंद्र बाबू देंगे। लड़का भी हर प्रकार से योग्य होना चाहिए। योग्य वर की खोज में पिताजी आज भी दफ्तर न जाएंगे। वह गिरेंद्र बाबू के साथ वर की तलाश में कहीं जा रहे हैं। इन सब बातों को शेखर ध्यानपूर्वक सुनता रहा। उसके हृदय में तरह तरह की भावनाएं उठने लगी। आजकल उसने भी अनुभव किया है कि इधर ललिता का उसके पास आना बहुत कम हो गया है। अनारकली अपने ही राव में बोले जा रही थी, भैया गिरेंद्र वो बहुत ही भले आदमी हैं। मंझली दीदी के ब्याह में हमारा मकान ताऊ जी के पास रेहन रखा था। इस बात को सोचकर बाबूजी कहते थे कि 2 माह बाद हाथ से घर निकल जाएगा और सड़क की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ेगा। इसी बात पर दया करके गिरेंद्र बाबू ने बाबूजी का कर्ज का सारा रुपया दिया है। छोटी दीदी कल कहती थी, अब हम लोगों को घर छोड़ने का भय नहीं हुआ। सच है ना शेखर दादा? इन बातों को अनारकली से सुनकर शेखर अवाक रह गया। उसने अनारकली से प्रत्युत्तर में कुछ न कहा। शेखर को विचारों में निमग्न देखकर अनारकली ने पूछा, क्या सोच रहे हो दादा? शेखर यह सुनकर चौंक पड़ा और बोला, जा दीदी को जल्दी से बुला ला। उससे कह देना कि मैंने उसे बुलाया है, ज़रूरी काम है। दौड़ती हुई अनारकली दौड़ती हुई ललिता को बुलाने चली गई। उसके जाने पर शेखर भावनाओं के सागर में गोती लगाने लगा। सामने रखा संदूक खोले वह ज्यों का त्यों जड़वत बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या साथ ले जाए और क्या नहीं। उसे नेत्रों में चकाचौंध प्रतीत होने लगी। शेखर के बुलावे को सुनकर ललिता तुरंत ऊपर आई, परंतु कमरे में जाने के पूर्व उसने शेखर को अपने चेहरे विचारों में निमग्न देखा। शेखर जमीन की ओर ताक रहा था। सामने संदूक खुला पड़ा था। चेहरे पर चिंता की रेखाएं झलक रही थी। शेखर की ऐसी दशा देख मुखरित हुई ललिता ने कहा, साथ ही साथ उसे भय हुआ। डरते हुए धीरे धीरे शेखर के पास पहुंची। उसकी ओर देखते ही शेखर ने कहा, आओ ललिता बैठो। शेखर को मानो अब
स्वप्न से छुटकारा मिला था और वह जीती जाती दुनिया में लौट आया था। बड़े ही धीमे स्वर में ललिता ने पूछा, मुझे आपने बुलाया था? हाँ। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, कल सवेरे की गाड़ी से मैं माँ के साथ इलाहाबाद जा रहा हूँ। हो सकता है इस बार लौटने में देर हो जाए। यह चाबी लो, तुम्हारे आवश्यकता के रुपये इसी दराज में रखे हैं। प्रतिवर्ष ललिता बड़े उत्साह के साथ भुवनेश्वरी के साथ जाया करती थी। उसको स्मरण हुआ कि कितने उत्साह के साथ सामान संभाल कर इस बक्से में रखा करती थी। आज उस खुले हुए संदूक को देखकर वह दुखी हो रही थी। शेखर खासकर गला साफ करते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, ललिता देखो, बहुत होशियारी से रहना। फिर भी यदि तुम्हें कोई ज़रूरत महसूस हो तो भैया से मेरा पता लेकर बिना संकोच के मुझे पत्र लिखना। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। ललिता मन ही मन यह अनुमान करने लगी कि शेखर को शायद मालूम हो गया है इस बार उसके साथ वह न जाएगी। साथ ही मन उसने यह फिर सोचा कि शायद उन्हें मेरे न जाने का कारण ज्ञात हो गया है। इस बात को सोचकर वह लज्जावश जमीन में धंसती जा रही थी। एक शेखर ने कहा, ललिता अब तुम जाओ, तुमको मालूम है मुझे बहुत से काम करने हैं। काफ़ी समय हो चला है, मुझे ऑफिस जाना है। लेकिन ललिता उसी संदूक के सामने जाकर बैठ गई और शेखर से कहने लगी, जाओ तुम ऑफिस जाने को तैयार हो, मैं सब सामान ठीक से रख देती हूँ। अच्छा, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ललिता को चाबी का गुच्छा देखकर उसे सौंप कर वह बाहर जाने लगा। उस समय उसे ख्याल हुआ था, दरवाजे के पास खड़े होकर उसने कहा, मुझे किस किस चीज़ की आवश्यकता है यह तुम्हें ज्ञात है ना। ललिता संदूक के अंदर की वस्तुएं एक एक कर देखने लगी। शेखर की बात का उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया। शेखर ने नीचे जाकर माँ से मालूम किया कि अनारकली ने जो कुछ कहा क्या वह सब सत्य है। गुरुचरण बाबू ने अपना पूरा खर्च अदा कर दिया है। ललिता के लिए योग्य वर की तलाश हो रही है, यह भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और न पूछकर वह स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे पश्चात नाश्ता कर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया। कमरे में आते ही उसने देखा, उसे आश्चर्य हुआ। इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ भी कार्य किया था उसने कुछ भी कार्य नहीं किया था। वह बक्से के पास माथे पर हाथ धरे खामोशी से बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट से सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई थी। शेखर की नज़रें उसकी आंखों पर अवश्य पड़ी, परंतु उसने न देखने का बहाना किया। वह चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते हुए सहज भाव से उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, इस समय तुमसे यह सब ना हो सकेगा। दोपहर को आकर सारी तैयारी कर जाना। यह कहकर शेखर दफ्तर चला गया। उसने ललिता के मनोभावों को पूर्ण रूप से समझ लिया था, फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कर डालना वह उचित नहीं समझता था। अभी आप परिणीता का चैप्टर 2 सुन रहे थे। अगले चैप्टर के लिए फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।